Good morning. So today's topic is disseminated intravascular coagulation. क्या समझते हो इन हाई फाई वर्ड्स से? इसमें सिंपल कोagulation की मैकेनिज्म ही आने वाली है, जो पहले पढ़ी थी ना वही है. क्या होता है डीआईसी? क्या इम्पोर्टेंस है डीआईसी टॉपिक की? क्या होता है, कैसे ट्रीट करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या डायग्नोसिस है, बताओ. पढ़ा होगा ना अभी तो. थ्रोम्बोसिस चैप्टर नहीं पढ़ा था? एग्जाम में था ना. तो वर्चुअल स्ट्राइड नहीं लिखा था किसी ने? वो क्या होता है? खड़े एक जना बताओ. लिख के आए हो ना एग्जाम? तो बताओ, यहाँ से बहुत तेज बोल रहे हो, बताओ. क्या होता है वर्चुअल स्ट्राइड? अभी तो यस मैम इतनी तेज बोल रहे हो. क्यों सिर्फ उसको ही आता था, तुम लोगों को नहीं आता था? इतना हाई फाई बताया उसने कि तुम लोगों को नहीं आता था. पीछे से बताओ. इतना पीछे क्यों जाके बैठते हो? इधर की लाइंस क्यों छोड़ के बैठते हो तुम लोग? डीआईसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो होती है थ्रोम्बोसिस भी हो रही होती है और प्लेटलेट रिडक्शन भी हो रहा होता है. मतलब ब्लीडिंग भी हो रही होती है और कोएगुलेशन भी हो रहा होता है. दोनों ही प्रोसेस होते हैं. इसी वजह से इसका मैनेजमेंट भी टफ होता है. और क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट कम है, लेकिन आप प्लेटलेट दे नहीं सकते पेशेंट को. क्यों? क्योंकि कोएगुलेशन भी हो रहा है, साथ में थ्रोम्बोसिस भी हो रही है. इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है. और सेकंड थिंग, ये पेशेंट जो डीआईसी में जा रहा होता है पेशेंट, वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में होता है. ठीक है, उसके और क्योंकि ब्लड सप्लाई उन ऑर्गन्स की खराब होने लगती है और इसी वजह से पेशेंट को रिवाइव करना, पेशेंट को सरवाइव करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है. इसीलिए पेशेंट हम इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करना इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट डीआईसी में है या डीआईसी की इनिशियल फेज में तो नहीं है. ठीक है. सो डीआईसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. डीआईसी मतलब सिस्टेमिक थ्रोम्बो हेमरेजिक डिसऑर्डर. मतलब थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बोसिस हो रही है और हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अब थ्रोम्बोसिस हो रही है तो क्या हो रहा होगा? कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट, फिब्रिलोलाइटिक सिस्टम एक्टिवेट, कंजम्पशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, कंजम्पशन ऑफ नेचुरल इनहिबिटर्स एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें लैब फाइंडिंग्स में मिलेगा. अदरवाइज जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो क्या क्या एक्टिवेट हो रहा होगा? एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम, फाइब्रिनोलाइटिक. अगर कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट ओवर हो रहा होगा तो क्या होगा? कंजम्पशन होने लगेगा क्लॉटिंग फैक्टर्स का. ठीक है. कंजम्पशन ऑफ नेचुरल इनहिबिटर्स. हो गई बातें. वाइड स्प्रेड अब अगर कोएगुलेशन के एक्टिवेशन से क्या हो रहा है? इंट्रावेस्कुलर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन्स ऑफ स्मॉल वेसल्स, contribute to multiple organ failure in conjunction with hemodynamic and metabolic consequences, depletion of platelet and clotting factors. It indicates severe bleeding. ठीक है. इसकी सिर्फ अगर मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा. ठीक है. और कोएगुलेशन तुम लोग पहले कवर कर चुके हो. ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे था, याद है? स्टार्टिंग में कौन सा कोएगुलेशन फैक्टर एक्ट होता है? किससे स्टार्ट होता है इंट्रिंसिक और किससे स्टार्ट होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे? सब लोग बोलने लगते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता. इंट्रिंसिक, अच्छा, इन विट्रो कौन सा पाथवे होता है और इन विवो कौन सा पाथवे होता है?
इनसाइड द बॉडी एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है ना, उल्टा होता है। जो हमें समझ में लगता है कि इनसाइड इज इंट्रिंसिक होगा, वो एक्सट्रिंसिक होता है, ठीक है। फिर कॉमनली कहाँ पे जाके ज्वाइन होते हैं, कौन से कोएगुलेशन फैक्टर पे, 10। स्टार्ट कहाँ से होता है, 7 से इंट्रिंसिक पाथवे, 12th 11th 9th फिर 10th, 13 से स्टार्ट होता है। 13 कहाँ आता है फिर, थर्टीन कहाँ आता है, दिखा है उसमें, क्लॉट बनाता है, राइट, ठीक है। कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम, सारे फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो सिस्टमिक एक्टिवेशन ऑफ दो चीजें हो रही है, इंट्रावेस्कुलर डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन, दैट इज थ्रोम्बोसिस ऑफ स्मॉल एंड मिड साइज वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन फेलियर, एंड द सेकेंड इज डिप्लीशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड कोएगुलेशन फैक्टर, इसकी वजह से होगी ब्लीडिंग, ठीक है। स्किन ब्रूजेस, अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा होगा तो ब्लीड करेगा पेशेंट और आपको स्किन में क्या मिलेंगे, ब्रूजेस। अब डीआईसी अपने आप में किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डीआईसी को एक्टिवेट करेंगे, किस किस कंडीशन में डीआईसी मिल सकता है। सेप्सिस क्यों मिलेगा, जब भी ऐसी कंडीशंस होती है तो क्या होता है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस रिलीज होते हैं या एक्टिवेशन फैक्टर्स रिलीज होते हैं और वो सब कोएगुलेशन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जितना ज़्यादा कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे उतना ही उसको एंटी मतलब प्रो और एंटी कोगुलेंट्स भी एक्टिव होते हैं, और वो जो कोगुलेंट या जो थ्रोम्बस बन रहा है वो उसको आफ्टर सम टाइम जब बॉडी हील होती है, वेसल्स हील हो जाती है, उसके बाद वो उसको रिमूव भी कर देते हैं। लेकिन जब कोएगुलेशन ओवर एक्टिवेट हो और एंटी कोगुलेंट्स इनएक्टिव फॉर्म में रहे तो क्या होगा, ओवर थ्रोम्बोसिस होगी। थ्रोम्बोसिस होगी तो प्लेटलेट का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। प्लेटलेट थ्रोम्बोसिस या फिब्रिन फॉर्मेशन के लिए प्लेटलेट्स का यूज था। जो मैशवर्क बन रहा था उसमें प्लेटलेट्स थे ना। तो प्लेटलेट्स जब मोर कंज्यूम होंगे तो प्लेटलेट्स रिड्यूस हो जाएंगे और ब्लीडिंग होगा, ठीक है। सो एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशन, सेप्सिस, ट्रॉमा, कैंसर, ये जो भी कंडीशंस हैं फिजियोलॉजी सेम है साइटोकाइंस और एक्टिवेशंस की, ठीक है। वेस्कुलर, रिएक्शन टू टॉक्सिन्स, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस। सीवियर सेप्सिस, ये एक एक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सीवियर सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद DIC, that is bacterial infection, occur in 30 to 50% of gram-negative polysaccharides, endotoxins, and gram-positive sepsis, that is exotoxins. Especially seen after brain trauma, release of fat and phospholipids, cytokine activation, similar pattern to severe sepsis, systemic inflammatory response syndrome after trauma, and this is severe trauma जो होता है वो associated होता है 50 to 70%. सॉलिड ट्यूमर्स में मेटास्टैटिक कैंसर्स जो होते हैं उनके साथ ज़्यादा रिलेट करता है। एक्यूट ल्यूकीमिया, कैंसर प्रोकोगुलेंट्स, खुद कैंसर जो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही कोगुलेंट्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोकोगुलेंट्स रिलीज हो रहे होंगे तो वो अगेन एक्टिव करेंगे कोगुलेशन फैक्टर्स को और ओवर कोगुलेशन होगा। और एक जो ल्यूकीमिया होता है एपीएमएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एपीएमएल का जो पेशेंट होता है वो डीआईसी में जाने के चांसेस होते हैं। डीआईसी क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एपीएमएल के जो ब्लास्ट होते हैं वो रिलीज करते हैं कोगुलेंट्स, और जब ओवर कोगुलेंट्स रिलीज होंगे तो थ्रोम्बोसिस और ब्लीडिंग वाली फेज आएगी और पेशेंट डीआईसी में जाते हैं। सेम ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉजेज क्या है, एब्रप्शियो प्लेसेंटी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, फीटल डेथ इन यूट्रो, स्पेसिफिक एबॉर्शंस 50% होते हैं ये केसेस में।
Release of thromboplastin-like material, usually short-lived and self-limiting. DIC and giant hemangioma, local activation of coagulation system, systemic depletion of locally consumed clotting factors and platelets, activated coagulation factor, reach systemic circulation and then cause DIC. ठीक है. एक और टर्म होती है माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया. ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया. इसमें क्या होगा, एनीमिया है तो एनीमिया होगा, हिमोलिटिक है तो क्या होगा, हिमोलाइसिस. हिमोलाइसिस में क्या होता है, हिमोलिटिक पिक्चर में आरबीसीज कैसे मिलते हैं, फ्रेगमेंटेड. सिस्टोसाइट्स तो एक कंडीशन का कॉज है. ठीक है, सिस्टोसाइट्स मिलना, स्फीरोसाइट्स मिलना, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज मिलना, ये अलग अलग आरबीसीज की पिक्चर अलग अलग डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है. ठीक है, अ फीचर कॉमन टू सेवरल कंडीशंस लाइक डीआईसी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एंड हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम. इसमें क्या दिख रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा? तुम लोग देख चुके हो पेरिफेरल ब्लड फ्लेम. बताओ, आरबीसीज दिख रही है, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज दिख रहे हैं, और ये जो हाँ हेलमेट सेल्स किसने बोले, गुड, दिख रहे हैं. और सिस्टोसाइट्स दिख रहे, सिस्टोसाइट्स पता चलता है. ये जो है एक प्लेटलेट दिख रही है ऊपर, उसके जस्ट नीचे जो है क्रिस्टल शेप जो है, दैट इज सिस्टोसाइट. ये जो सेल है ये क्या है, जो एक न्यूक्लियस है ब्लूइश कलर का और एक सराउंडिंग रे में क्या है, अरे बताओ सही होगा, स्मॉल लिम्फोसाइट. और कोई बता सकता है ये क्या है, क्या है, ये स्मॉल लिम्फोसाइट नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी. ठीक है, स्मॉल लिम्फोसाइट. इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आरबीसी के साइटोप्लाज्म जैसा है ना. और आरबीसी के साइटोप्लाज्म, जिसका साइटोप्लाज्म आरबीसी जैसा हो और न्यूक्लियस दिख रहा हो, वो क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी. ठीक है, इसको सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप स्मॉल लिम्फोसाइट से ही करते हो कि ये स्मॉल लिम्फोसाइट है या ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी है. ठीक है, ये जो दिख रही है ये क्या है, हाँ मेगाकैरियोसाइट. सीबीसी में मेगाकैरियोसाइट होती है, पेरिफेरल ब्लड फ्लेम में मेगाकैरियोसाइट मिलती है. पहले ये बताओ, मेगाकैरियोसाइट्स जो होते हैं दैट इज अ बोन मैरो फाइंडिंग, है ना. मेगाकैरियोसाइट्स ही रिलीज करते हैं प्लेटलेट्स, और वो प्लेटलेट्स ब्लड में आते हैं. तो नॉर्मली हमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स, ना कि मेगाकैरियोसाइट्स. तो ये मेगाकैरियोसाइट नहीं है. फिर क्या हो सकता है, इतनी बड़ी सेल क्या होती है, नहीं जाइंट तो है, प्रोमाइलोसाइट. प्रोमाइलोसाइट कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी की कौन कौन सी सेल्स होती, देखो मेरे पास बहुत टाइम है आज, क्योंकि ये 2 क्लास में कवर करना है. डब्ल्यूबीसी की कौन कौन सी सेल्स होती हैं ये तो बता दो. न्यूट्रोफिल, और ये न्यूट्रोफिल है, किसने बोला, हाँ, अरे किसने बोला,
नहीं है ये न्यूट्रोफिल। इसमें लोब्स दिख रहे? लिम्फोसाइट है? नहीं है ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इतनी बड़ी होती है। मोनोसाइट कौन, किसने बोला? सही बोला है, ये मोनोसाइट है। इसका साइटोप्लाज्म देखो, दैट इज ग्रेइश ग्लासी साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके इधर वैक्यूल्स दिख रहे हैं। एक तो इतने पीछे जाके बैठते हो, पता नहीं दिखता भी है कि नहीं दिखता है। वैक्यूल समझते हो? वो दिख रहे हैं इसमें, ये दिख रहे हैं वाइट वाइट, ये दिख रहे हैं। दूर वालों, पीछे वालों को तो दिख ही नहीं रहे होंगे। लास्ट वालों को दिख रहे हैं क्या? ये मोनोसाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या है? न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज, सिस्टोसाइट्स। तो ये किसकी पिक्चर हुई? अगर ये स्मेयर आता है तो इस पे क्या लिख के आओगे? क्या है ये? सही बोल रहे हो, तेज बोलो। हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। डीआईसी मत लिखाना, क्योंकि डीआईसी इज अ क्लिनिकल फाइंडिंग, समझ लो। ये पता चले डीआईसी लिखा हो। पैथोजेनेसिस, इंक्रीज थ्रोम्बिन जनरेशन, depression of physiologic anticoagulation mechanism and delayed removal of fibrin due to impaired fibrinolysis। तीनों बात समझ में आती है? जब से यही बोल रही हूं मैं। कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना तो बोलो। डीआईसी टॉपिक जैसे मेगालोब्लास्टिक आया ना 10-15 नंबर का, वैसे ही आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। थ्रोम्बिन जनरेशन ज़्यादा होगा, एंटीकोएगुलेंट कम होगी, और फाइब्रिन जो बन रहा है, फाइब्रिन फॉर्मेशन जो हो रहा है, उसका रिमूवल लेट होगा, ठीक है। थ्रोम्बिन, अब थ्रोम्बिन जनरेट कैसे करता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड टिश्यू फैक्टर, दैट इज फैक्टर 7, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। डिफेक्ट इन कोएगुलेशन इनहिबिटर्स, एंटी थ्रोम्बिन डिक्रीज हो जाएंगे। क्या होगा उससे? ऑनगोइंग कोएगुलेशन, डिग्रेडेशन बाय न्यूट्रोफिल इलास्टेजेस। मैं बोल लूं या तुम लोग बोल लो? impaired antithrombin synthesis. Second thing, impairment of protein C system, that is impaired synthesis, cytokine mediated, decrease endothelial thrombomodulin and decrease free proteinase। ये सारे जो होते हैं साइटोकाइन्स एक्टिवेशन की वजह से प्रोटीन सी, प्रोटीन एस जनरेट होते हैं और वो कोएगुलेशन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। इनसफिशिएंट टिश्यू फैक्टर पाथवे, इनहिबिटर एक्टिविटी, समझ लो। इनहिबिटर एक्टिविटी इनसफिशिएंट है, मतलब एक्टिवेट ओवर होगा। इंक्रीज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर टाइप 1। ये टेबल है जो ये इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है डीआईसी की, वो शो कर रही है। दिख रही है ये नहीं दिख रही होगी ना? लास्ट में पढ़ना अगर दिख रही है तो। फर्स्ट वाले पढ़ना। तुमको दिख रही है? दिख रही? देखो इसमें सारी, चाहे सेप्सिस हो, ट्रॉमा हो या कुछ भी हो, सबकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहे थे? साइटोकाइंस। तो सबसे जो सेंटर में लिखा है दैट इज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस 3 तरीके से वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले टिश्यू फैक्टर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, टिश्यू फैक्टर्स कोएगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड फाइनली फिब्रिनोजन फिब्रिन फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या हो रही है? लो लेवल्स ऑफ एंटी थ्रोम्बिन। थर्ड, impaired function of protein C system and insufficient tissue factor plasminogen inhibitors।
फिर प्लाज्मिनोजन क्या कर रहा है, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन को एफडीपीज में कन्वर्ट करता है, लेकिन प्लाज्मिनोजन जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं उसकी वजह से ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जनरेशन ऑफ थ्रोम्बिन मीडिएटेड बाय टिश्यू फैक्टर, इम्पेयरमेंट ऑफ एंटी कोएगुलेशन पाथवे एंड सप्रेशन ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ फाइब्रिन, एंड फाइनली क्या होगा, थ्रोम्बोस, मतलब फॉर्मेशन भी हो रहा है, रिमूवल भी नहीं हो पा रहा है, थ्रोम्बोसिस होगी स्मॉल और मिड साइज वेसल्स की। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, समझ लो इसको। अगर ये अभी समझ लोगे एग्जाम में लिख पाओगे। इस टेबल में, इसमें अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो मुझसे। सबको सब आ गया। सेम वही चीज है, पैथोजेनेसिस ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन, एंडोथेलियल डैमेज, जनरलाइज्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन, माइक्रोथ्रोम्बा इन द सर्कुलेशन, क्लॉटिंग फैक्टर्स डिक्रीज, प्लाज्मा प्लेटलेट्स एंड एफडीपीज। अगेन डायग्नोसिस कैसे होगी, क्लिनिकल सेटिंग्स, लेबोरेटरी टेस्ट। क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या पता चलेगा, पेशेंट जीआईसी में जा सकता है, क्लिनिकली कैसे पता चलेगा, क्या नहीं समझ आ रहा, बोलो जो भी बोल रहे हो बोलो यार, गलत सही कुछ तो बोलोगे। उसने मेगाकैरोसाइट बोला तो समझ तो आया कि ब्लड में मेगाकैरोसाइट नहीं मिलेंगे, ब्रूजेस हो सकते हैं, और पेशेंट सेप्सिस में होगा, ट्रॉमा के साथ आया होगा, सीवियर ट्रॉमा के साथ। क्लिनिकली और क्या देखोगे, अगर आफ्टर डिलीवरी जो प्रेग्नेंट फीमेल है आफ्टर डिलीवरी अगर पीपीएच में जा रही है या ऑप्स की कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं तो आप एक सस्पेक्ट करते हो कि पेशेंट डीआईसी में जा सकता है। तो जॉन्डिस एक कॉज हो सकता है क्योंकि हिमोलिटिक का है, अगर जॉन्डिस ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट हिमोलिटिक में है, और हिमोलिटिक में है तो मे बी कि वो आगे जाके डीआईसी में चला जाए। और ठीक है, उसके बाद ये तो क्लिनिकली सेटिंग्स रहेंगे। देन लेबोरेटरी टेस्ट एंड क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया। अंडरलाइंग डिसीज नोन टू बी एसोसिएटेड, कोई ऐसी डिसीज जो आपको लगता है कि वो डीआईसी से एसोसिएट, ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। इनिशियली प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम है और रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है प्लेटलेट काउंट। ठीक है, अभी एक पेशेंट आई हुई है, 10 या 11 साल की बच्ची है, वो उसको सीआरएफ है, मतलब रीनल फेलियर में है वो। जब वो आई थी उसकी प्लेटलेट वॉज 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट डे उसकी प्लेटलेट थी 70,000। समझ रहे हो? तो ऐसा क्या हुआ होगा, पेशेंट को मे बी कि डीआईसी होगा, हो सकता है कि पेशेंट डीआईसी में जा रहा हो और वैसे भी वो एंड स्टेज रीनल डिसीज में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिलेट करना होता है। फिर प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम, पीटी एपीटीटी कराओगे आप, पीटी एपीटीटी आपको इंक्रीज मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ एफडीपीज, लो लेवल ऑफ कोएगुलेशन इनहिबिटर्स एंड लो फाइब्रिनोजन लेवल्स इन सीवियर केसेस। ठीक है, जब आप पेशेंट का वो कराते हो डी डायमर्स जब कराते हैं तो डीआईसी के पेशेंट्स के जो डी डायमर्स होते हैं वो 200, 400, 600 ऐसे आ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत इंक्रीज होता है, तब आप एक सस्पेक्ट करते हो कि पेशेंट को डीआईसी हो सकता है। ठीक है, लैबोरेटरी रिजल्ट्स में प्रोलॉन्ग क्या मिलेगा, पीटी, एपीटीटी और टीडीटीटी मीन्स थ्रोम्बिन टाइम, फाइब्रिनोजन लेवल्स कम, इंक्रीज डी डायमर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड जो पेरिफेरल ब्लड फ्लेम होगी उसमें माइक्रो एंजियोपैथिक चेंजेस इन द ब्लड फ्लेम।